नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आज नवरात्र का पहला दिन है, तो आप लोगों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बात करेंगे आज हम यहाँ पे बाल विकास के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे, क्योंकि आज की जो टॉपिक्स होने वाली हैं यहाँ पे महाजगराता इसलिए रखा गया है क्योंकि आप लोगों को हर एक उस टॉपिक्स उस नोट से वाकिफ कराया जाएगा जो कि आपकी शिक्षण विधियों में प्रयोग किया जाता है। तो माँ दुर्गा का नाम लेके हम लोग पहले प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, पहले नोट्स को बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सभी प्रश्नों को टॉप प्रश्न जो रखे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबाएं, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, क्योंकि आज के प्रश्न जो होने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे, देखिए गुड इवनिंग सभी लोगों को, जय माता दी। गुड इवनिंग सभी लोगों को जी, जय माता दी सभी लोगों को जी, गुड इवनिंग। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक्स क्या करा है। देखिए पहला टॉपिक्स हमारा ये करा है कि शिक्षक द्वारा बालकों का मूल्यांकन विधियाँ। देखिए बालकों की मूल्यांकन विधियाँ शिक्षक द्वारा किस प्रकार से की जाती है, वो सभी टॉपिक्स को हम लोग रखेंगे। और यहाँ पे बात करेंगे कि मूल्यांकन के अनुसार शिक्षक विधियों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो शिक्षण विधियाँ जो होती हैं निम्न प्रकार की होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कितने प्रकार की होती हैं। और सभी प्रश्नों को क्या करिए, आप सभी लोग क्या करिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट्स बनाते चलिएगा। कि अगर नोट्स बनाते चलेंगे तो आपका ज्ञान जो होगा अस्थायी होगा। अगर लिखते जाएंगे, फिर देखते जाएंगे, फिर सोचते जाएंगे तो आपका ज्ञान जो होगा अस्थायी होगा। तो यहाँ पे बात करेंगे पहले प्रश्न से, टॉपिक से बात करेंगे। पहला टॉपिक से हमारा शिक्षण विधियों के अनुसार साक्षात्कार विधि। देखिए साक्षात्कार विधि क्या होती है, पहले वो जान लेते हैं। साक्षात्कार विधि जो होती है आमने सामने बैठ के किया जाता है प्रश्नों का आदान प्रदान। देखिए हमारा कह क्या रहा है कि इस विधि के द्वारा बालक के आंतरिक गुणों का परीक्षण किया जाता है। इस विधि के द्वारा ही बालक के समस्त व्यक्तित्व का परीक्षण आमने सामने, देखिए आमने सामने बैठकर बातचीत के माध्यम से किया जाता है। बालक में इसमें मुक्त वातावरण में रहते हुए स्वतः समझ के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देता है और स्वयं का वर्णन करता है। शिक्षक के द्वारा बालक के समस्त अनुक्रियाओं का अवलोकन किया जाता है। तत्पश्चात बालक के व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। देखिए साक्षात्कार विधि के द्वारा शिक्षक और छात्र दोनों उपस्थित रहेंगे। इसमें क्या होता है, शिक्षक अपने अनुभवों, अपने वातावरण में सीखे गए ज्ञान के द्वारा क्या करता है, शिक्षक के समस्त पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देता है और स्वतंत्र रूप से देता है, स्वतः ही समझ कर देता है। तो इसके आधार पर शिक्षक क्या करता है, उसका मूल्यांकन कर देता है। अब दूसरा हमारा होगा यहाँ पे प्रश्न उत्तर विधि। देखिए प्रश्न उत्तर विधि हर बार सी टेट में पूछा गया है, सी टेट और टेट दोनों में पूछा गया है, चाहे किसी भी राज्य का हो। तो यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा है कि प्रश्न उत्तर विधि। प्रश्न उत्तर विधि के अंतर्गत मूल्यांकन की वह विधि जिसके द्वारा बालक के ज्ञान की कल्पनाशीलता, विशेष के प्रति समझ द्वारा इत्यादि को प्रश्न पूछकर किया जाता है। इसमें प्रश्न पूछने का तात्पर्य बालक की विचारधाराओं को जानना होता है। देखिए प्रश्न उत्तर का विधि ये होता है कि जैसे अभी हम आपसे पूछ दें कि ये बताइए कितने लोग आज कितने प्रश्न को पढ़े हैं, तो सभी लोग अपने आधार पे अपना अपना उत्तर देंगे। तो इसके आधार पे क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। यानी पूछकर, प्रश्न उत्तर द्वारा होता है कि शिक्षक छात्र से प्रश्न पूछेगा और छात्र जो होगा उसका उत्तर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे पोर्टफोलियो आप लोगों को पता है कि पर्यावरण में भी होता है प्रयोग और बाल विकास में भी प्रयोग होता है। ठीक है, बाल विकास में भी प्रयोग होता है, जिसके आधार पे बालक के समस्त ज्ञान का अवलोकन किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे पोर्टफोलियो होता क्या है। देखिए पोर्टफोलियो ये मूल्यांकन की वह विधि जिसमें शिक्षक के द्वारा बालकों के व्यवहार का क्रमिक वर्णन, क्रमिक का मतलब ये होता है कि शुरू से लेकर लास्ट तक, क्रम से मतलब होता है क्रम से, शुरुआत से लेकर लास्ट तक, ठीक है, किया जाता है। शिक्षक के द्वारा बालक का मूल्यांकन उसके प्रवेश के दिनों से ही प्रारंभ हो जाता है और यह समस्त विशेषताओं के प्रति होता है। यानी उसकी विशेषताओं के प्रति, बालक के समस्त विशेषताएं यानी जो उसकी क्रियाएं उसके प्रति होता है। और अंत में सभी को यहाँ पे समायोजित करते हुए व्यवहार की व्याख्या की जाती है। मतलब बालक जब विद्यालय में प्रवेश करता है तब उसका व्यवहार कैसा होता है और उसके व्यवहार में कैसा बदलाव होता है, वो सभी पोर्टफोलियो माध्यम से किया जाता है। तो अब देखिए बात करेंगे यहाँ पे किस किस प्रकार से किया जाता है, जो निम्न प्रकार से किया जाता है। देखिए पोर्टफोलियो का जो निर्माण किया जाता है किस किस आधार पे किया जाता है। तो पहला हमारा देखिए 4 आधार से किया जाता है। पहला है विद्यालय में प्रवेश के समय बालक की मनोदशा की। जब बालक विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसकी जो सोचने समझने की जो गति होती है, सोचने समझने की गति, मनोदैहिक यानी उसकी जो स्थिति है उसका ज्ञान किया जाता है। फिर इसके बाद देखिए दूसरा हमारा आता है कि प्रवेश के साथ बालक की पूर्व ज्ञान, यानी बालक जब विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसके आधार पर उसका पूर्व ज्ञान क्या है, कितनी सोच विकसित करता है, कितनी सोच रखता है, इन सभी का वर्णन लिखा जाता है। फिर इसके बाद तीसरा है कक्षा में बालक के प्रतिदिन यहाँ पे उपस्थिति। देखिए बालक उपस्थिति कितनी हो रहा है, यही मूल्यांकन का सबसे विशेष रूप होता है। सबसे उपयुक्त तरीका ये होता है कि बालक विद्यालय में रोज प्रतिदिन आता है या नहीं आता है, उसकी उपस्थिति क्या है, वो कैसे अपनी उपस्थिति को दर्शाता है। अब देखिए चौथा करा है कि कक्षा की गतिविधियों में शामिल होने वाले बच्चों के
गतिविधियों को इत्यादि को जानना। अब देखिए बच्चे जो विद्यालय में भाग लेंगे तो अपनी गतिविधि, अपने जो क्रियाएं होती है, अपनी जो योग्यता होती है, अपने संज्ञानात्मक विकास का वहाँ पे किस प्रकार से प्रयोग करते हैं उसका भी वर्णन पोर्टफोलियो में किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक्स हमारा है कि निरीक्षण विधि। देखिए निरीक्षण विधि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे है कि निरीक्षण विधि के अंतर्गत आता क्या है कि निरीक्षण विधि मूल्यांकन की वह विधि है जिसमें शिक्षक के द्वारा बालकों के व्यवहार का अध्ययन प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा किया जाता है। इस विधि में मूल्यांकन के क्रम में सर्वप्रथम शिक्षक के द्वारा बालकों के समस्त व्यवहार को देखा जाता है। जैसे कि आता है कि देखते होंगे निरीक्षण कब होता है, जब आप कहीं कार्य करते हैं विद्यालय में, आपको किसी कार्य को दिया जा करने के लिए, फिर इसके बाद दूसरे व्यक्ति के द्वारा या शिक्षक के द्वारा आपका अवलोकन मीन्स होता है देखना। ठीक है, देखिए अवलोकन मीन्स होता है देखना और किस प्रकार से शिक्षक का नजरिया होता है देखना। देखिए ये जो निरीक्षण विधि होती है इसमें शिक्षक का नजरिया जो होता है दो प्रकार का होता है, एक तो व्यक्तिगत होता है, एक तो पूर्ण रूप से होता है। देखिए अगर निरीक्षण कर रहा है, अगर कोई बालक है और उसके संबंधी यहाँ पे सगा संबंधित है तो क्या करेगा, उसका अवलोकन अच्छे से करेगा और जो नहीं है उस पर विशेष ध्यान नहीं देगा। तो निरीक्षण विधि में ये देखिए दोषपूर्ण भी पाया जाता है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, बालक यहाँ पे प्रस्तुत होकर यानी खुद ही निरीक्षण करता है बालकों का कि उसका मूल्यांकन किस प्रकार से होना चाहिए। अब देखिए पांचवा बात करेंगे आवधिक परीक्षा। देखिए आवधिक परीक्षा भी सबसे महत्वपूर्ण होता है। मूल्यांकन की वह विधि जिसमें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के चलने के दौरान प्रकरण के अंत में प्रकरण से संबंधित प्रश्न के माध्यम से बालकों के व्यवहार का अध्ययन करना। इस विधि के शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया के दौरान ही बालकों का मूल्यांकन किया जाता है व्यवहार का। क्या होता है कि आवधिक मतलब आवधिक में होता है थोड़े थोड़े समय पे, जब आप प्रश्न पढ़ा लें, जब आप बुक पढ़ा लें, जब टॉपिक्स खत्म कर लें या फिर बीच में ही आप क्या करें बालकों से उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं तो वो आवधिक परीक्षा होती है, यानी उनके जो कठिनाई है उसको दूर करने का भी प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पे छठे टॉपिक्स पे देखते हैं। छठा हमारा टॉपिक चेक करा है और प्रश्न बहुत ही टॉप रखे गए हैं, याद रखेगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं। अब देखिए वार्षिक परीक्षा, वार्षिक का मतलब होता है कि वर्ष में एक बार। यह मूल्यांकन की वह विधि है जिसमें वर्ष की समाप्ति पर या पाठ की समाप्ति पर एक विषय से संबंधित सभी टॉपिक के बारे में बालक के ज्ञान का परीक्षण या फिर परीक्षण करना वार्षिक परीक्षण कराता है। मतलब देखिए वर्ष में एक बार आप जब भी बालक का मूल्यांकन करेंगे वो आपका वार्षिक परीक्षण के अंतर्गत आएगा। या फिर कोई टॉपिक्स आप पूर्ण रूप से खत्म कर दे रहे हैं, जैसे आपको पढ़ाना है पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण पढ़ा दिए, फिर इसके बाद आप लास्ट में पर्यावरण खत्म हो गया चैप्टर, इसके बाद आपने क्या किया परीक्षा लिया बालकों का। जब परीक्षा लिया बालकों का तब ये वार्षिक परीक्षण या फिर आवधिक परीक्षण के अंतर्गत आएगा। अब देखिए बात करेंगे दत्त कार्य विधि। देखिए दत्त कार्य में होता है आपका गृहकार, दत्त कार्य में होता है बालक का गृहकार। अब देखिए बात करेंगे मूल्यांकन की यह विधि है जिसमें शिक्षक के द्वारा टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को घर से करके लाने के लिए दिया जाता है और समस्या का ढूंढने के क्रम में बालक अपने अंतर्निहित सृजनात्मक क्षमताओं का प्रयोग करता है और यहाँ पे शिक्षक के द्वारा, यहाँ पे देखिए शिक्षक होगा, शिक्षक के द्वारा इन समस्त व्यवहारों का विश्लेषण करके व्याख्या कर दी जाती है। देखिए दत्त कार्य का मतलब ये होता है कि क्लास में जो पढ़ाई गई है, जो सब्जेक्ट, उसके आधार पर बालकों को प्रश्न देना और जब बालक घर पे जाते हैं तो किसी न किसी माध्यम से चाहे वो अपने बड़ों से पूछें प्रश्न को या फिर स्वयं से, ठीक है, स्वयं से ज्ञान का यहाँ पे उत्सर्जन करें यानी फिर ज्ञान का निर्माण करें। तो इसके आधार पे दत्त कार्य का यही होता है कि दत्त कार्य का अधिक से अधिक दत्त कार्य देना भी कठिनाई होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये लास्ट है हमारा है, इसके बाद हम लोग अपने प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और लाइक जरूर कर दीजिएगा सभी लोग लाइक कर दीजिए एक बार, और सब्सक्राइब करना ना भूले, सभी लोग सब्सक्राइब करिए और अपने भाइयों और दोस्तों से कहिए कि एक सब्सक्राइब तो जरूर करें। अब देखिए आठवां हमारा ये करा है कि क्विज या प्रतियोगिता। देखिए क्विज में होता है गेम होता है। अब गेम में क्या होता है चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मूल्यांकन की यह वह विधि है जिसमें बालक को समूह में विभाजित करके, देखिए समूह का मतलब है कि दो वर्गों में विभाजित, यानी दो पार्ट में विभाजित करना, यानी बालक को दो पार्ट में नहीं, यानी जो अलग अलग बालक हैं उनको ग्रुप में कर देना। अब देखिए समूह का दूसरे से प्रश्न पूछना, एक समूह का दूसरे समूह से प्रश्न पूछने के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके द्वारा बालक के अंदर निहित संज्ञानात्मक क्षमता, अनुभूति इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है और इसी के आधार पर बालकों के व्यवहार का क्या कहता है व्याख्या कर जाता है। देखिए क्विज विधि के द्वारा ये पता चल जाता है कि बालक कितना पढ़ने में सक्षम है, कौन सा बालक कितना तेज तर्क है और कौन सा बालक यानी प्रश्नों को सही से जवाब नहीं देता है। तो इसके माध्यम से उनके संज्ञानात्मक विकास का भी कौशल का यहाँ पे व्याख्या किया जाता है।
अब बात करेंगे चेक लिस्ट विधि। देखिए चेक लिस्ट विधि आपको पर्यावरण में भी मिलेंगे और आपको बाल विकास में मिलेंगे, इसीलिए इसको रख दिया गया है। अब देखिए इसके माध्यम से क्या होता है कि मूल्यांकन का यह हुआ विधि है जो बालक के व्यवहार में संबंधित निश्चित अनुक्रियाएं उत्तर की मांग करती है। इसके प्रकार के मूल्यांकन में शिक्षक द्वारा मानसिक स्तर के प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका निश्चित दायरा रखकर विद्यार्थियों का उत्तर दिया जाता है। इस आधार पर मूल्यांकन। देखिए चेक लिस्ट विधि का मतलब होता है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएं जिसमें बालक स्वयं के अपने यानी उसके स्तर के अनुसार, चेक लिस्ट के अनुसार होता है स्तर, यानी बालक के स्तर के अनुसार प्रश्न पूछना और उसके अनुसार बालक का क्या करना, मूल्यांकन करना ही चेक लिस्ट विधि के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे यहाँ पे हम लोग अपने प्रश्नों पे। चलिए क्या करिए, सभी लोग आ जाइए जल्दी से प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि प्रश्न एक बार जय माता दी बोल के प्रश्नों को सॉल्व करिए। चलिए देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा यहाँ पे। आज नवरात्र है तो सभी लोग क्या करिए, हर एक प्रश्न को एकदम अच्छे से सॉल्व करिएगा और सभी लोगों को 15 के 15 प्रश्न आज सॉल्व करना है, एक भी प्रश्न को गलत नहीं करना है। चलिए जय माता दी बोल के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जी यहाँ पे देख लेते हैं पहला क्या करा कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, देखिए शरीर के आकार में पूछा है, शरीर के आकार यानी लंबाई चौड़ाई में की वृद्धि होती है क्योंकि। यहाँ पे देखिए करा है शारीरिक और गत्यात्मक विकास, दूसरा करा है संवेगात्मक विकास, तीसरा करा है कि संज्ञानात्मक विकास, चौथा करा है कि नैतिक विकास। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, देखिए शरीर की बात किया है तो नैतिक विकास जो जाएगा यहाँ पे बालक के सोचने समझने के आधार पे जाएगा। ठीक है, सोचने समझने के आधार पे जाएगा, तो ये तो हमारा गलत हो गया। दूसरा करा है संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास बालक की ज्ञान से संबंधित होता है, ज्ञान से तर्क के आधार पे होता है। यहाँ पे संवेगात्मक, संवेग मिस होता है आपकी जो उत्क्रियाएं होती है उससे, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर जाएगा गत्यात्मक मिस होता है बढ़ोतरी, और शारीरिक से होता है आपका शरीर। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है हमारा। देखिए मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए मानसिक विकास यानी आपके सोचने, जो आप बालक सोचता है सोचने के आधार को क्या करता है, यहाँ पे व्यक्त करने के आधार को क्या करता है, विचलित कर देता है। ठीक है, प्रभावित करता है। तो वो कौन सा कारक है, तो कह रहा है कि वंशानुक्रम, दूसरा कह रहा है परिवार और वातावरण, तीसरा कह रहा है कि परिवार और सामाजिक स्थिति, चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर दूसरे का हमारा होगा। हमने पहले ही कहा है कि जहां पर भी उपयुक्त हो वहां पे 100% आपका सही होगा। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। जब बालक का मानसिक विकास, देखिए वंशानुक्रम, अगर बालक के जो गुण हैं, जो माता पिता उनके दादा दादी से आए हैं, वो गुण क्या होते हैं, अगर सही नहीं है तो क्या करेगा बालक, या क्या करेगा एक मानसिक स्थिति में चला जाएगा, यानी विकलांग बालक की श्रेणी में आ जाएगा। दूसरा है हमारा परिवार और वातावरण, परिवार का रहन सहन। ठीक है, रहन सहन अगर सही नहीं है, वातावरण उसकी गलत है, तो क्या करेगा बालक के मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर गलत वातावरण है तो गलत संगत में जाएगा, अच्छा वातावरण है तो अच्छे। यहाँ पे देखिए परिवार और सामाजिक, देखिए परिवार की उसकी कैसी रहन सहन है, उसकी कैसा उसका रवैया है, और सामाजिक स्थिति उसके समाज में कैसे लोग रहते हैं, इन सभी को क्या करता है बालक के व्यवहार पे, मानसिक जो विकास है उस पर प्रभावित करता है। तो राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा। यहाँ पे तीसरा प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं तीसरा क्या करा है। यहाँ पे करा कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। देखिए संवेदी की बात करें, संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी अवस्था होती है, कौन सी होती है, जन्म के 2 वर्ष, यहाँ पे 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, या फिर क्या रहा है कि 11 से 16 वर्ष। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि तीसरे का राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे संवेदी की बात किया है तो जब बालक संवेदनाएं व्यक्त करता है, किसके माध्यम से करता है, हाथ पैर, यहाँ पे हाथ पैर के द्वारा करता है, यानी जो बात हाथ पैर फेंकता है, उसको भूख लगती है तो हाथ पैर फेंकता है, अपने ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करता है। तो ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग बालक कब करता है, तो 2 से यहाँ पे जन्म से 2 वर्ष यानी शैशवावस्था में करता है, शैशवावस्था में करता है बालक। तो राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चौथे प्रश्न पे देख लेते हैं, चौथा क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए कौन सा कथन सत्य की बात किया है, तो पहला करा है लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। देखिए लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, और दूसरा करा है लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। तीसरा करा है कि बुद्धिमान, यहाँ पे करा है कि बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, और चौथा करा है कि समानतः लड़के, यहाँ पे लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इस पे कितने लोग सहमत है, जरा ये बता दीजिए कि लड़के अधिक तक यहाँ पे बुद्धिमान होते हैं या फिर लड़कियां। ये देखिए प्रश्न के आधार पे नहीं, वैसे पूछ रहे हैं, देखते हैं कौन बताता है कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कि लड़के होते हैं या फिर लड़कियां होती हैं। जल्दी से अपना कमेंट करिए, जल्दी से फास्ट करिए कि आपके आधार पे अगर यहाँ पे रूढ़िवादिता को हटा दिया जाए तो उसके आधार पे लड़के ज्यादा बुद्धिमान होते हैं या फिर लड़कियां होती हैं, जल्दी से बताइए जी। चौथे का, चलिए चौथे प्रश्न पे देख लेते हैं, चौथे का उत्तर क्या होगा। देखिए चौथे का उत्तर जाएगा यहाँ पे दूसरे तीसरे के साथ जाएगा, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है। तो याद रखिएगा ये कथन हमारा सत्य है कि बुद्धि किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, सोचने समझने की शक्ति किसी की अधिक होती है और किसी की कम होती है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा
तीसरे के साथ जाएगा। देखिए लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, इन दोनों में कोई भी भेद करना गलत बात है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी इंटेलिजेंट हो सकता है। अगर ऐसा होता तो किरण बेदी IAS नहीं होती। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हम 5वां प्रश्न देख लेते हैं। 5वां हमारा यहाँ पे क्या करा है, हमारा 5वां देखिए, सुनीता विलियम भी जो चांद पे गई थी उनको भी देख लीजिए। ऐसे नहीं कर सकते हम किसी को, तो सभी लोग क्या आते हैं, एक समान नहीं होते हैं, तो किसी की सोचने की समझने की शक्ति अधिक होती है, किसी की कम होती है। अब बात करेंगे 5वां। देखिए 5वां हमारा करा कि परामर्श, यहाँ पे करा कि परामर्श का उद्देश्य है। जल्दी से बताइए कि यहाँ पे परामर्श का उद्देश्य क्या है। पहला करा है बच्चों को समझना, दूसरा करा है बच्चों की कमियों का कारण पता करना, तीसरा करा है कि बच्चों के समायोजन में सहायता प्रदान करना, चौथा करा है कि उपयुक्त सभी। तो 5वें करा है आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए जी। देखिए परामर्श कब देंगे आप, परामर्श तब देंगे जब बच्चों को समझने की कोशिश करेंगे, तब कि बालक क्या क्या कहाँ कठिनाई कर रहा है, बच्चों की कमियों का कारण पता करना। देखिए कमियों का पता करेंगे तभी आप यहाँ पे परामर्श देंगे। परामर्श हमेशा दूसरों के द्वारा दिया जाता है। बच्चों के समायोजन में सहायता करना, यानी बालक जहाँ फंस रहा है उसके कठिनाई को जानकर क्या करना, उसे परामर्श देना, उचित निर्देश देना, परामर्श के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर जाएगा उपयुक्त सभी। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे, देख लेते हैं छठा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है हमारा। देखिए छठा हमारा क्या करा है, छठा बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है। पहला करा कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, दूसरा करा है कि विद्यालय आने जाने से बच्चों में पूर्व ज्ञान नहीं होता, और यहाँ पे करा है देखिए विद्यालय में आने से पहले बच्चों में पूर्व ज्ञान नहीं होता है, और तीसरा करा है कि अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, तीसरा करा है बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो पढ़ाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बताइए। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सत्य है, छठा हमारा बताइए जल्दी से। देखिए यहाँ पे हमारा चौथे से शुरू करेंगे, तो चौथा कह रहा है कि बच्चे यथावत वही सीखते नहीं, बच्चे स्वतः भी सीख सकते हैं, अगर अवसर दिया जाता है वैसे सीख। नहीं तो देखिए चलते चलते भी ज्ञान सीख लेते हैं बालक। ऐसा नहीं है कि जब बालक को सिखाया तभी सीखते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जो स्वतः ही बालक क्या करते हैं, सीख लेते हैं। तो ये तो हमारा गलत है। तीसरा करा कि अधिगम प्रक्रिया बच्चे को देखिए अधिगम जो होता है सीखने में सहायक होती है, उसके मार्गदर्शन में सहायक होती है, आगे उसके जीवन यापन में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। तो ये भी हमारा गलत है। दूसरा करा विद्यालय आने से पहले बच्चे को पूर्व ज्ञान नहीं होता। देखिए बच्चे विद्यालय आने से पहले उनका खुद का एक ज्ञान होता है, खुद की उनकी जिज्ञासा होती है, खुद का उनका जो शब्द भंडार होता है। तो ये भी गलत है। राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 7वां हमारा क्या करा है। और सभी लोग गलत मत करिए, ठीक है, माता जी का नाम लीजिए आज और सभी प्रश्न को सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे 7वें प्रश्न की बात करेंगे कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। नैतिकता यानी जो बालक को समाज में रहना है, समाज कहाँ, नैतिकता का गुण कब आता है, किशोरावस्था में आता है। ठीक है, किशोरावस्था में आता है, और किशोरावस्था ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे बालक को समायोजन करना पड़ता है। ठीक है, हर एक समाज में हर एक जगह पे। तो यहाँ पे करा है हमारा पहला है उसके धार्मिक पुस्तक पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा करा है कि शिक्षक का आदर्श रूप व्यवहार करना। तीसरा करा है कि यहाँ पे उसका मूल्य शिक्षा का मूल्यांकन करना, उसका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन, यानी जो उसका ज्ञान है उसका मूल्यांकन जो है शिक्षा के आधार पे करना। और चौथा का प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई, होम जय जगदीश हुआ, फिर इसके बाद क्या किए आप, उपदेश देने लगे। देखो अच्छे से पढ़ना, ठीक है, ऐसे थोड़े ना होता है। क्या होता है कि जब आप उसे ज्ञान दे रहे हैं उस समय, तो ये कहिए कि जो अच्छा लगे वो पढ़िए, आपकी रुचि के अनुसार पढ़ाया जाएगा। अगर बालक उस समय अगर गणित के प्रश्न नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उनके अनुसार पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं होता है। देखिए प्रातःकालीन उपदेश देने से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, राइट आंसर 7वें का जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, शिक्षण का आदर्श रूप में व्यवहार करना, यहाँ पे शिक्षक होगा, शिक्षण नहीं होगा, शिक्षक का आदर्श रूप में होगा। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है 8वां। देखिए 8 का ये करा है शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए। जो शिक्षक होता है और जो छात्र होता है उसका जो संबंध होता है कैसा होना चाहिए, शिक्षक और विद्यार्थी का। देखिए ये शिक्षक है और ये छात्र है, ठीक है, और इनके साथ एक क्रम को और जोड़ा जाता है, वो है पाठ्य पुस्तक। ठीक है, इन तीनों का संबंध कैसा होना चाहिए। पहला करा है कि स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, उपयुक्त सभी। तो अगर ये तीनों अगर एक में समाहित हैं तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। 8 का राइट आंसर जाएगा उपयुक्त सभी। जो शिक्षक का रवैया होता है विद्यार्थियों के प्रति वो स्नेह का भी होना चाहिए, यानी मिलजुल कर, यानी हर एक बालक को
प्रेम भाव से रखना चाहिए उनके अनुसार, और विश्वास हमेशा करना चाहिए शिक्षक को छात्र पे या छात्र को शिक्षक पे। शिक्षक अगर भरोसा कर रहा है कि आप सबल हो तो आपको उनके जो उनका उत्तरदायित्व है, जो आपका उत्तरदायित्व हो उस पर खरा उतरे और उसे सफल होकर दिखाएं। और शिक्षक का कर्तव्य ये होता है कि बालकों पर विश्वास करें और उन्हें अच्छे से क्या करें, ज्ञान दे। और सम्मान दोनों का बराबर होना चाहिए, शिक्षक का अधिक होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 9वां हमारा यहाँ पे क्या करा है। 9 का ये करा कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। देखिए एक शिक्षक, मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं, ठीक है, एक शिक्षक हैं, तो आप किस चीज का बढ़ावा देंगे, ठीक है, किस चीज का बढ़ावा देंगे, बालकों में। किसको, बालकों में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग का, प्रतिद्वंदता की, तटस्थता की। तटस्थता का मतलब ये होता है कि एक जगह निश्चित रहना, यानी जम जाना एक ही जगह, ठीक है। और यहाँ पे करा प्रतिद्वंदता की। प्रतिद्वंदता की मतलब ये है कि दोस्त की भावना अधिक विकसित होगी, आप में क्या होगी, हमेशा लड़ाई होगी कि वो हमसे पढ़ने में तगड़ा है। तो ऐसे क्या होता है कि आप में एक गुट बन जाता है, अलग अलग गुट बन जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। राइट आंसर 9वें का जाएगा। दूसरे, सहयोग की भावना, जो बालक को जैसी ज्ञान की आवश्यकता है उसे उस अनुसार देना चाहिए, उनकी रुचि के अनुसार देना चाहिए। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। 10वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां हमारा यहाँ पे क्या करा है। और इसी बात पे क्या करिए, माता जी का नाम लेके एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, क्योंकि आज नवरात्र है तो आज एक भी नागा मत करिए, सभी लोग लाइक करिए, ठीक है। और जय माता दी लिखते जाइए, जब प्रश्न खत्म हो तो जय माता की एक बार सभी लोग बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे दूसरा हमारा कह रहा है कि मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। और यहाँ पे देखिए हमारा पहला करा कि वह संवेगात्मक रूप से संतुलित होते हैं। दूसरा, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान होता है। तीसरा, वह अत्यधिक संवेदनशील है। और चौथा करा कि वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो 10वें का राइट आंसर देखिए यहाँ पे करा है हमारा कि सख्त अनुशासन। देखिए एनसीएफ सीधे सीधे कहा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीधे सीधे कि बालकों पे आप कोई भी बल नहीं देंगे। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाएंगे तो 10,000 के करीब या फिर 1,000 के करीब आप लोगों को जैसी आपकी जो वहाँ पे न्याय होगा उसके अनुसार दंड लगाया जा सकता है, आप सस्पेंड भी हो सकते हैं। अब देखिए दूसरा ये करा कि अत्यधिक संवेदनशील हो जाएंगे तो बालक क्या करेगा, उदंडता करेगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। दूसरा कहा है कि अपने शिष्यों का गहन ज्ञान। देखिए अपने विषयों का गहन ज्ञान हर किसी को नहीं होता, पढ़ाते पढ़ाते अधिगम का स्वतः ही ज्ञान विकसित हो जाता है। लेकिन हाँ, जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें आपको ज्ञान होना चाहिए ताकि गलत ज्ञान बालकों को न दें। तो ये भी हमारा गलत हो गया। बचा हमारा कौन सा, पहला, तो उसको संवेगात्मक में से होता है सिखाने और सीखने की क्रियाओं में संतुलित होना चाहिए। कहाँ पे किस स्थिति में कैसे ढलना है तुरंत उसका उपयोग कर ले। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 11 पे देखते हैं। 11 का क्या कर रहा है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देखिए शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, आजीविका कमाना। केवल क्या करना है आपको, व्यापार करना। और दूसरा कह रहा है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास, इसे हम होल्ड पे रखेंगे। और यहाँ पे पढ़ना लिखना सिखाना। ये देखिए पढ़ना लिखाना साथ साथ आपको हर एक ज्ञान करना चाहिए, हर एक ज्ञान सिखाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है बौद्धिक विकास। देखिए बौद्धिक विकास, पढ़ना लिखाना सिखाना, तो ये तो बालक के दूसरे में चला जाएगा। यहाँ पे किस बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा तो पढ़ना लिखना भी सीख लेगा और यहाँ पे बौद्धिक स्थिति की विकास भी हो सकता है और यहाँ पे आजीविका भी कमा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। देखिए आज के प्रश्न थोड़े अच्छे भी हैं, तो क्या करिए सभी लोग क्या करिए, हर एक प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12 का हमारा कह रहा है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है। वह है, देखिए समान बुद्धि वाला है, प्रखर बुद्धि वाला है, उत्कृष्ट बुद्धि वाला है, प्रतिभाशाली वाला है। देखिए 90 से 100 की बात किया तो इसका आंसर आप लोग स्वतः ही देंगे, ठीक है, इसका उत्तर स्वतः ही देंगे। देखिए इसका राइट आंसर जाएगा समान के बीच में जाएगा, राइट आंसर होगा यहाँ पे पहला होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं 13 का हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए 13 का ये करा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या होता है। देखिए व्यापक का मूल्यांकन शब्दावली का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे करा है कि सभी विषयों का मूल्यांकन करना। यहाँ पे करा है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। तीसरा करा है शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। और चौथा करा है कि शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा 13 का, जी राइट आंसर क्या होगा। देखिए जब आप व्यापक करते हैं तो यहाँ पे सतत मिस होता है, लगातार व्यापक मिस होता है। उनके अनुसार जो पढ़ा गया है उसके उपरांत आप जब उसका मूल्यांकन करते हैं तो व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। तो सभी विषयों का मूल्यांकन तो नहीं हो सकता, लेकिन सभी विषय इसमें आ सकता है। 13 यहाँ पे तीसरे में शैक्षिक एवं शैक्षिक, शैक्षिक में आ जाएगा ये भी सभी, और यहाँ पे शैक्षिक ही होगा। और शैक्षिक यानी आप तुरंत भी कर सकते हैं, बाद भी कर सकते हैं, बालक का जैसा ज्ञान है उसके अनुसार भी कर सकते हैं, यानी उसकी रुचि के अनुसार भी कर सकते हैं, जो आप पढ़ाएं उसके अनुसार भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा सीधे हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए क्या करते हैं 14% पे आगे बढ़ते हैं।
देखिए 14 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग 3 बार कर चुके हैं, ये चौथी बार कर रहे हैं, तो इसे गलत मत करिएगा। ये देखिए करा कि शिवानी द्वारा पूछे गए, देखिए आज 15 प्रश्न है, याद रखिएगा। आप 15 में से 15 सही करना है, गलत मत करिएगा एक भी। सभी लोग उत्तर का जवाब दीजिएगा। देखिए शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। इसके लिए शिक्षक की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? पहला करा है कि शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए। दूसरा करा है कि शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए। तीसरा करा है शिक्षकों को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता। चौथा करा है कि शिक्षक द्वारा यहाँ पे उसके उत्तर की समझ कर लेने के बाद उसे बता देना चाहिए। सही उत्तर बाद में बता देना चाहिए। सही बात है कि बाद में बता देना चाहिए, लेकिन राइट आंसर 14 का हमारा क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा? जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा हमारा जी कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से बताइए यहाँ पे जी। इसका राइट आंसर जाएगा 14 का, चौथे के साथ जाएगा। देखिए शिक्षक को शिवानी को चुप करा देंगे तो बाद में उसकी अगर कोई जिज्ञासा होगी बालक की तो वो नहीं पूछेगी, तो ये तो गलत है। हमेशा बालक के जैसे ही बालक का यहाँ पे जो ज्ञान जो उसका प्रश्न है, जिज्ञासा है, तुरंत शांत करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अधिक से अधिक प्रेरित हो प्रश्नों को पूछने के लिए, जिज्ञासा उत्पन्न हो उसमें प्रश्नों को जानने के लिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा करा है कि शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान, देखिए शिवानी का ध्यान बता देंगे तो क्या इससे आप बच जाएंगे? लेकिन उसकी जो जिज्ञासा होगी वो वहीं पे खत्म हो जाएगी, फिर वो आपसे दूसरी बार पूछने की हिम्मत नहीं करेगी। अब देखिए तीसरा ये करा है कि शिक्षक को कहना चाहिए कि नहीं जानता। अगर ऐसा आप करेंगे तो बालक सोचेगा कि जब इनको ही नहीं आता है तो हम इनसे क्यों पूछें, ठीक है, दूसरे से पूछ लेते हैं। तब यहाँ पे आपको शर्मिंदगी का एहसास होगा, तो ऐसा करिएगा, इसे गलत कर दीजिए। और चौथा करा है शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में, देखिए जब आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो बालक से कह दीजिए चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, तब तक ये प्रश्न देखिए उसको ऐसे बताइए कि उसे ऐसा ना लगे कि आपको नहीं आ रहा है। तब आप ये कर सकते हैं, पहले हम इस पार्ट को खत्म कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा पार्ट है, इस पार्ट को खत्म कर लेंगे तो इसके बाद हम अगले टॉपिक्स पे आपके प्रश्नों पे विचार करेंगे, क्योंकि आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ऐसा करेंगे तो बालक सोचेगा कि हाँ जी हाँ सर, ऐसा सोचेगा कि मेरा प्रश्न लगता है अच्छा है, इसलिए सर जी बताएंगे बाद में सभी लोगों के लिए। तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, 15वां, जो कि देख लीजिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। देखिए बच्चों की जिज्ञासा जो है शांत करनी चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि जब शिक्षक फुर्सत में हो, दूसरा कह रहा है कि जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, तीसरा कि कुछ समय के पश्चात, चौथा कहा तत्काल विद्यार्थियों की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। देखिए ये प्रश्न आप लोग यहाँ पे 6ठी से 7वीं बार कर रहे हैं, जब से क्लास चला रहे हैं हम, तो ये प्रश्न गलत मत करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न देखिए हर बार आता है, लगातार 3 वर्ष पे आया है, तो हो सकता है आ जाए या फिर अगले वर्ष आए। तो याद रखिए, अपनी तैयारी पूर्ण रखिए, ठीक है, हर एक प्रश्न को अच्छे से करिए। और इसका उत्तर जल्दी से बताइए कि बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, जब कुछ समय के पश्चात या तत्काल जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे, ठीक है, इसका उत्तर कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में सही सही उत्तर दीजिए, ठीक है, सही सही उत्तर दीजिए। और बताइए कि आज आप लोगों ने कितने 14 में से 14 सही किए हैं, या फिर 15 का बता देंगे तो 15 का भी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 15 का 15 आप लोगों को सही करना है, और सभी लोग प्रश्नों को एकदम सही करिए। इस प्रश्न को तो माता जी का नाम लेके उड़ा दीजिए, सही से उड़ा दीजिए सभी प्रश्नों को। अब देखिए बात करेंगे यहाँ पे जो प्रश्न हमारा छूट गया था उस दिन, उस प्रश्न को देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए चलिए क्या करिए, इन दोनों का उत्तर आप लोग बताइए, नहीं तो चलिए इसका उत्तर हम बता देते हैं, इसका 15 का उत्तर बता देते हैं जी कि इसका राइट आंसर जाएगा तत्काल विद्यार्थियों की जो जिज्ञासा है उसको शांत करना चाहिए। याद रखिएगा, शांत करना चाहिए, तो राइट आंसर इसका होगा। लेकिन यहाँ पे 20वें काम देख लेते हैं, यहाँ पे जो छूट गया था हमारा, यहाँ पे इसको मान सकते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 16 मान सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि मूल्यांकन किया जाता है कि यहाँ पे बच्चों के, यहाँ पे मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे। दूसरा करा कि इससे बच्चों की उपलब्धि का पता चलता है। मूल्यांकन किया जाना चाहिए किस आधार पर किया जाना चाहिए? पढ़ने के लिए किया जाना चाहिए, उपलब्धि जानने के लिए किया जाना चाहिए, और बच्चों को सीखने के अवसर ज्ञान के लिए किया जाना चाहिए। चौथा करा है कि शिक्षकों की उपलब्धि का पता, देखिए यहाँ पे शिक्षकों की उपलब्धि की पता कर रहा है। देखिए मूल्यांकन किसका किया जाता है? छात्रों का किया जाता है। तो हमारा देखिए चौथा तो ऐसे ही गलत हो गया। अब देखिए बचेगा 3, तो 3 में से आप लोग राइट आंसर बता दीजिएगा कि राइट आंसर इसमें से हमारा होगा जी। इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और 15 का भी बता दीजिएगा, दोनों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो 20 का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो और जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिए, यूट्यूब चैनल को हमारे शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और लाइक और शेयर तो अपने अपने ग्रुप में कम से कम 3 लोगों को एक बार सब्सक्राइब तो कराइए, और अपने चैनल
यहाँ पे लाइए और उनसे कंपटीशन करिए कि हाँ देखिए कितने लोगों का कितना सही होता है प्रश्न। तो आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे और उत्तर नीचे दिए गए हैं, ठीक है, उत्तर नीचे दिए गए हैं, तो आप लोग बताइएगा जरूर 20वें का उत्तर। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में एक बार सभी लोग क्या करिए, माता जी का नाम लेके जय माता दी एक बार जरूर आज बोलिए। सभी लोग एक बार जोर से लिखिए, एकदम बटन दबा दीजिए, तोड़ दीजिए, एक बार लिखिए कि जय माता दी आज, ठीक है। तो आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगी एक बार जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट, जय माता दी।